प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में अष्टम प्रश्न पत्र नाटक एवं रंगमंच के अंतर्गत प्रसाद जी के नाटक पर चर्चा करेंगे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और उनके ऐतिहासिक नाटक हिंदी में मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। भारत के स्वर्णिम अतीत को अपने नाटकों की कथावस्तु बनाकर उन्होंने एक ओर तो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को महत्व दिया, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार ग्रहण करते हुए अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र अंकित किया। उनके नाटकों में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। प्रसाद जी हिंदी के युग प्रवर्तक नाटककार माने जाते हैं। हिंदी नाटक साहित्य में प्रसाद के आगमन से प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ। उनके नाटकों में अतीत के इतिवृत्त को दार्शनिकता का आधार देते हुए प्रस्तुत किया गया। त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत प्रसाद के नारी पात्र भी पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में समर्थ हुए हैं। मूलतः कवि होने के कारण प्रसाद के नाटकों में भी काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। इन नाटकों में सुंदर गीत योजना के साथ साथ भाषा में आलंकारिकता एवं काव्यात्मकता साफ झलकती है। संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित हिंदी भाषा में लिखे गए प्रसाद के नाटकों की भाषा में साहित्यिकता का पुट विद्यमान है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख नाट्य कृतियों के नाम इस प्रकार हैं: सज्जन 1910 में लिखी गई, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1912, करुणालय 1913, राजश्री 1918, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवसामनी 1933 में प्रकाश में आई। आज हम जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की चर्चा करेंगे। प्रसाद सचमुच में हिंदी के महान ऐतिहासिक नाटककार हैं। उनके नाटकों का शिल्प बेजोड़ है। गीतों में उनके नाटकों को सरस बना दिया है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी उनके नाटकों के बारे में क्या कहते हैं? प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है, वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध सांस्कृतिक है। निश्चित ही प्रसाद के रूप में हिंदी को एक महान नाटककार की कृतियों का रसास्वादन करने का अवसर मिला है। चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का अखंड व्याख्यान है। चंद्रगुप्त श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा 1931 ईस्वी में रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, जिसकी कथा भारत पर सिकंदर के आक्रमण तथा मगध में नंद वंश के पराभव एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी है। प्रसाद जी ने जिस समय इस नाटक की रचना की, उस समय सारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, किंतु देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद होने के लिए प्राणपण से संघर्ष कर रहा था। प्रसाद जी ने साहित्यकार के दायित्व का निर्वाह करते हुए
भारतीय इतिहास के उस कालखंड को नाटकीय घटनाक्रम से प्रस्तुत किया जिसमें आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। मगध में आतताई नंद वंश का शासन था, जो अपने अहंकार एवं शुद्ध स्वार्थ के कारण विदेशी आक्रांता सिकंदर के विरुद्ध पंचनद नरेश पर्वतेश्वर का इसलिए साथ नहीं देता था क्योंकि नंद की कन्या कल्याणी को अपनी रानी बनाने से पर्वतेश्वर ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि हम क्षत्रिय शूद्रों की कन्या से विवाह नहीं कर सकते। तक्षशिला नरेश अपने पुत्र आम्बिक के प्रभाव में थे। उन्होंने यवनों से उत्कोच लेकर उन्हें भारत में आक्रमण करने के लिए मार्ग दे दिया था, क्योंकि वे अपने पड़ोसी राजा पर्वतेश्वर से द्वेषभाव रखते थे। वे चाहते थे कि सिकंदर पर्वतेश्वर को पराजित करें। इस षड्यंत्र का पता तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य चाणक्य या वहाँ अध्ययन करने के लिए आए मालव के राजकुमार सिंहरण तथा मगध के सेनापति के पुत्र चंद्रगुप्त को चल जाता है। आम्बिक की बहन राजकुमारी अलका अपने भाई का विरोध करती है। चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता की भावना सर्वत्र ओतप्रोत है। चाणक्य सिंहरण से कहता है, मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वो आत्मसम्मान मिलेगा। संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने से ही राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीयता का विकास होता है। चाणक्य का स्वप्न है कि संपूर्ण भारत के छोटे छोटे गणराज्य एक राजा के अधीन होकर शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएं, जिससे कोई विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण का दुस्साहस न कर सके। अपने इस सपने को साकार करने के लिए वो चंद्रगुप्त को माध्यम बनाता है और अंततः अपने इस उद्देश्य में सफल भी होता है। सिंहरण और अलका के रूप में प्रसाद ने दो ऐसे पात्र इस नाटक में प्रस्तुत किए हैं जो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। दांडयायन जैसे महात्मा भी इसी भारत देश में हैं, जो तपस्वी होते हुए भी देश की गौरव गरिमा से जुड़े हुए हैं। वे सिकंदर के आमंत्रण पर भी उससे मिलने नहीं जाते, क्योंकि वह प्राणों के भय से मुक्त हैं। अलका के हृदय में देशभक्ति की भावना पूरी तरह भरी हुई है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रसिद्ध गीत अलका ही गाती है और जनसाधारण को देश की रक्षा के लिए सन्नद्ध करती है। हिमाद्रु तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। देश के लिए अलका अपने भाई एवं पिता का भी परित्याग कर देती है। सिंधु देश की राजकुमारी मालविका अलका की सखी है तथा उसके हृदय में भी देश प्रेम की भावना व्याप्त है। चंद्रगुप्त नाटक में अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अतीत की गाथा के द्वारा नाटककार ने वर्तमान पीढ़ी के युवकों का आह्वान किया है कि वे देश के स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान करने को तत्पर रहें। मगध के राजा नंद का भोग विलास में लिप्त रहना तत्कालीन राजा नवाबों की विलासी प्रवृत्ति का द्योतक है। स्वतंत्रता संग्राम में नारियों की सहभागिता को चंद्रगुप्त नाटक के पात्र अलका मालविका प्रतिबिंबित करते हैं। चाणक्य में गांधी जी का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, जबकि चंद्रगुप्त और सिंहरण में क्रमशः नेहरू एवं सुभाष का प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। आम्बिक उन देशद्रोहियों का प्रतीक है जो अंग्रेजों का साथ देते थे और उनका समर्थन करते थे। सिकंदर एवं सिल्यूकस को उन अंग्रेज शासकों का प्रतीक माना जा सकता है जिनकी नीति साम्राज्यवादी थी। जनता का शोषण एवं अत्याचार करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। प्रसाद जी ने इस नाटक में भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। कार्नेलिया इन्हीं से प्रभावित होकर भारत को अपना राष्ट्र मानकर यहीं रह जाती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। भारत की महिमा का गान वो इन शब्दों में करती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त से भारत की प्रशंसा करती हुई वो कहती है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं।
अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि हैं, किंतु यह भारत मानवता की भूमि है। प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना रूढ़िवादी न होकर मानववादी है। वे वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर हैं तथा मानव को उन गुणों से समन्वित करना चाहते हैं जो उसकी मानवता का उत्कर्ष करने वाले हों। चंद्रगुप्त में इसी विचारधारा के अनुरूप पात्र योजना और कथानक सृष्टि की गई है। अब हम चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता पर चर्चा करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी के ऐतिहासिक नाटक में भारत के अतीत गौरव को अभिव्यक्ति देते हुए उसमें एकता और देश प्रेम की भावनाओं को अनुसूयित किया है। उनके द्वारा रचित नाटक जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्स्वामिनी, अजातशत्रु, राज्यश्री, विशाख और जन्मेजय का नागयज्ञ, इन सभी में एक और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को पात्र बनाया गया है तो दूसरी ओर कल्पना का उपयोग करते हुए अनेक काल्पनिक पात्रों और घटनाओं का समावेश किया गया है। ऐतिहासिक नाटक इतिहास नहीं होता, किंतु नाटककार को बिना किसी कारण के ऐतिहासिक तथ्यों में उलटफेर करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता। वास्तव में प्रसाद जी के नाटक उद्देश्यपूर्ण हैं और इन नाटकों में इतिहास और कल्पना का संतुलित समन्वय किया गया है। चंद्रगुप्त प्रसाद जी का सर्वाधिक चर्चित ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें 326 ईसा पूर्व से लेकर 306 ईसा पूर्व तक की भारतीय राजनीति एवं घटने वाली प्रमुख घटनाओं का निरूपण किया गया है। ग्रीक सम्राट सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने भी भारत पर पुनः आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक इन दोनों तिथियों के बीच का है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर 24 वर्ष तक शासन किया। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में दी गई भूमिका में इस तथ्य का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त के शासनकाल का वर्णन मेगस्थनीज ने अपने विवरण में भी प्रस्तुत किया है। सेल्यूकस ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर चढ़ाई की थी, किंतु चंद्रगुप्त के युद्ध कौशल को देखकर वो परास्त हो गया और उसने न केवल चंद्रगुप्त से संधि कर ली, अपितु इस संधि को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया तथा कंधार, कलात, काबुल, हेरात और लास बेला के प्रदेश उसे दहेज में दे दिए। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध के विलासी शासक नंद को मगध की सत्ता से हटाकर मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़कर इस नाटक की रचना प्रसाद जी ने की है। चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता की परीक्षा निम्न तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। पहला, पात्रों की ऐतिहासिकता। दूसरी, घटनाओं की ऐतिहासिकता। तीसरी, देश काल और वातावरण की ऐतिहासिकता। जब हम पात्रों की ऐतिहासिकता पर चर्चा करते हैं तो हमें बोध होता है कि चंद्रगुप्त नाटक के अधिकांश पात्र ऐतिहासिक हैं। इनमें प्रमुख है चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, शक्टार, वररुचि, सिकंदर, फिलिप्स, सेल्यूकस एवं एनी, सॉक्रेटिस, मेगस्थनीज, आम्बिक एवं पौरव। इस नाटक के अधिकांश स्त्री पात्र काल्पनिक हैं। कार्डेलिया और कल्याणी के नाम भले ही काल्पनिक हो, परंतु इतिहास ये मानता है कि चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री और मगध के शासक की पुत्री से हुआ था। प्रसाद जी ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। कार्डेलिया को सेल्यूकस की पुत्री मानकर उन्होंने उसके विवाह को चंद्रगुप्त के साथ दिखाया है, किंतु कल्याणी नाम काल्पनिक है और उसके द्वारा आत्महत्या करने की घटना भी काल्पनिक है। सुवासिनी और उससे संबंधित सारी घटनाएं तथा अलका और मालविका भी काल्पनिक स्त्री पात्र प्रतीत होते हैं। नाटकीयता का संचार करने के लिए, प्रेम प्रसंगों की अवतारणा के लिए और कथा वस्तु को रोचक एवं गतिशील बनाने के लिए ऐसे पात्रों की कल्पना अत्यंत आवश्यक थी। सिंहरण के रूप में प्रसाद जी ने एक अद्भुत वीर, पराक्रमी, राष्ट्रभक्त, स्वाभिमानी पात्र की कल्पना की है। तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए सिंहरण जैसे वीर का उदात्त चरित्र
न जाने कितने नौजवानों के लिए प्रेरक बना होगा। अलका के रूप में हमें एक ऐसे भारतीय नारी के दर्शन होते हैं जो राष्ट्र का सम्मान और गौरव बनाए रखने के लिए त्याग और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण पेश करती हैं। वस्तुतः वो प्रतीक है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली हजारों नारियों का। उसका उदात्त चरित्र भला किसके लिए प्रेरक सिद्ध नहीं होगा। चंद्रगुप्त इस नाटक का सर्वाधिक सशक्त पात्र है। कुछ इतिहासकारों ने उसे मूरा नामक दासी का पुत्र बताकर शूद्र घोषित किया है, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार उसे हिमालय में स्थित पीपली कानन के मौर्य वंश का राजकुमार मानते हैं, जो वृषल क्षत्रिय था। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त को मौर्य सेनापति का पुत्र माना है, जो पीपली कानन के वृषल क्षत्रिय थे। पीपली कानन बस्ती जिले में नेपाल की सीमा के पास स्थित है, जिसे अब पीपरहिया कोट कहते हैं। महावंश में भी इस बात का उल्लेख है कि पीपली कानन के मौर्य यहाँ राज्य करते थे। वे क्षत्रिय थे। बौद्धों के प्रभाव से वैदिक कर्मकांड का लोप हो जाने से उन्हें वृषलत्व प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ये भी स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त में राजन्य संस्कृति के सभी लक्षण विद्यमान हैं। चाणक्य इस संबंध में पर्वतेश्वर से कहता है, आर्य किराओं का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलत्व मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं और महाराज धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं। मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषक्त करने में दोष ही क्या। मकर सम्राट नंद के द्वारा चाणक्य का अपमान लोक प्रसिद्ध घटना है। राजसभा में नंद के द्वारा अपमानित चाणक्य ने नंदवंश के समूल नाश की प्रतिज्ञा की थी। चंद्रगुप्त को माध्यम बनाकर उसने मगध के विलासी अत्याचारी राजा नंद को सत्ताच्युत करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। नंद का विनाश प्रसाद जी ने शक्टार के द्वारा छुरी मारकर करवाया है। ये घटना काल्पनिक प्रतीत होती है और संभवतः प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त को हत्या के कलंक से बचाना चाहते थे, इसलिए इसमें परिवर्तन कर दिया। अब हम चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त नाटक की घटनाओं की क्या ऐतिहासिकता है। चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद ने जो घटनाएं दिखाई हैं उनमें अधिकांश ऐतिहासिक हैं, किंतु काल्पनिक घटनाएं भी प्रचुर मात्रा में हैं। ऐतिहासिक घटनाओं में प्रमुख है गांधार नरेश द्वारा यवनों को निरापद मार्ग देने हेतु रिश्वत लेना, सिकंदर और पर्वतेश्वर से युद्ध और उसमें पर्वतेश्वर की पराजय, तक्षशिला में चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा शिक्षा ग्रहण करना एवं चाणक्य द्वारा वहाँ अध्यापन करना, नंद द्वारा चाणक्य का अपमान और चाणक्य द्वारा नंद वंश के सूर्य सर्वनाश की प्रतिज्ञा। चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट को भी कुछ इतिहासकार ऐतिहासिक मानते हैं। चंद्रगुप्त द्वारा नंद को सत्याच्युत करके मगध का राजा बनना, सिकंदर के क्षत्रप सिल्यूकस की पराजय और सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का चंद्रगुप्त से विवाह। इन ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त प्रसाद जी ने इस नाटक में जिन अनेक प्रेम प्रसंगों का उल्लेख किया है वे सभी काल्पनिक घटनाएं हैं। चाणक्य का सुवासनी से प्रेम, राक्षस का सुवासनी से प्रेम, पर्वतेश्वर और अलका का प्रेम प्रसंग, फिलिप्स कार्नेलिया का प्रेम प्रसंग, राक्षस और चाणक्य की कूटनीतिक चतुराई के प्रसंग, शक्टार और कल्याणी की आत्महत्या आदि सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। देश काल और वातावरण की ऐतिहासिकता। ऐतिहासिक नाटकों में देश काल एवं वातावरण भी तत्कालीन इतिहास के अनुरूप होना चाहिए। चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने ऐसा प्रयास किया है देश काल और वातावरण का चित्रण तर्कसंगत एवं ऐतिहासिक हो। तत्कालीन समय में बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का संघर्ष चरम सीमा पर था। महाराज नंद बहुत विलासी थे, उनका मंत्री राक्षस बौद्ध था, किंतु चाणक्य शक्टार और वररुचि ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। इनका पारंपरिक संघर्ष इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। प्राचीन भारत में शिक्षा संस्था का क्या स्वरूप था, इसका चित्रण नाटक में है। तक्षशिला में सभी विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। देश विदेश से अनेक शिक्षार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। इन गुरुकुलों में आचार्य की आज्ञा सर्वोपरि थी। तपस्वियों के आश्रम कितने महत्वपूर्ण थे, इसका परिचय महात्मा दांडायन के आश्रम के चित्रण से
मिलता है। वे निर्भीक और निडर स्वभाव के महात्मा हुआ करते थे। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जो देश से जर्जर हो गए थे। संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देख सकने की क्षमता इन राजाओं में नहीं थी। कुछ राजा विलासी और अहंकारी थे, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ और मान अपमान को इतना महत्व देते थे कि इस पर देश प्रेम को भी तिलांजलि देते थे। उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त प्रसाद रचित एक ऐसा ऐतिहासिक नाटक है जिसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। प्रसाद जी इतिहास के ज्ञाता थे। इसका पता उनके नाटकों की भूमिका में मिलता है तथा शोध विवरणों से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त नाटक की लंबी भूमिका में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। निश्चय ही चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद जी का सफल ऐतिहासिक नाटक है जिसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है।